बच्चों, हम लोग आज एक्टिविटी टास्क के ऊपर में कुछ बातें करेंगे। जो प्रश्न दिया गया है आप लोगों को क्लास 10 में 4 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से पहला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु कार्य प्रधान क्यों होता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु कार्य इसलिए प्रधान होता है क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक होता है। तापमान अधिक होने के बावजूद वहाँ वर्षा का अभाव है। तापमान की अधिकता तथा जल की कमी के कारण वह क्षेत्र वनस्पति विहीन हो जाता है। वनस्पति विहीन है यानी कि उस पूरा क्षेत्र जो है वो मरुभूमि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मरुभूमि के रूप में जब परिवर्तित हो जाएगा तो वहां पर कोई बाधा नहीं है। अगर हवाएं चल रही हैं तो उनको रोकने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं है और पूरा का पूरा क्षेत्र खाली होने के कारण ये हवाएं यहाँ पर बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं और यही कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्र पे वायु का कार्य प्रधान हो। दूसरा प्रश्न है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन किस प्रकार सुंदरवन को प्रभावित करती है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन मतलब कि विश्व में जो तापमान बढ़ रहा है, 10 साल में आधा डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। यानी कि हर 10 साल में अगर आधा डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता रहे तो सिर्फ तापमान बढ़ने से क्या होता है। अगर तापमान बढ़ रहा है तो यानी कि बर्फ भी पिघल रहे हैं। बर्फ अगर पिघल रहे हैं तो सागर का जलस्तर बढ़ रहा है। तो सागर का जलस्तर बढ़ रहा है तो वो भूमि को, आसपास के क्षेत्र को क्या करता है, डुबोने लगता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल का एक हेरिटेज है जहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं एवं रॉयल बंगाल टाइगर भी जो है विश्व प्रसिद्ध बाघ यहाँ पाया जाता है। अगर ये वन धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे तो ये वृक्ष भी लुप्त हो जाएंगे और ये रॉयल बंगाल टाइगर भी जो है वो एक समय में लुप्त हो जाएगा। जलस्तर अगर बढ़ेगा तो आसपास के क्षेत्र को डुबो देगा, यानी कि डेल्टा जो मिट्टी है वो धीरे धीरे समुद्र में समा जाएंगे। ज्वार के समय सागर की लहरें और अंदर तक प्रवेश करेंगी। तो सागर की लहरें और अंदर तक प्रवेश करेंगी तो सागर का पानी नमकीन होता है, नमक की मात्रा उसमें होती है और वो पानी अगर आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगेगा तो क्या होगा, उस क्षेत्र की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी। अर्थात धीरे धीरे भूमि भी कम हो जाएगा, डेल्टाई क्षेत्र कट के बह जाएगा, आसपास का क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाएंगे, जल में डूब जाएंगे और जो भूमि है जहां पर ज्वार पहुंचेगा वो वहां की मिट्टियों में लवणता की मात्रा को बढ़ा देगा, जिससे कि वो क्षेत्र बंजर हो जाएंगे, कृषि योग्य नहीं रहेंगे। तीसरा आपका प्रश्न है कि वर्षा का जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 2/3 भाग जल है, लेकिन इतना जल होने के बावजूद भी ये जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। पूरे विश्व में पीने योग्य जल यानी कि मीठा जल मात्र 1% है और पूरे विश्व का 1% का मात्र 4% सिर्फ भारत में है। और जल की कमी, अगर ये जल कम हो जाएगा तो हम लोग क्या होंगे, मर जाएंगे। हम जानते हैं जल ही जीवन है, जल नहीं है तो सब बेकार है। तो इस जल को हम संरक्षण करना बहुत जरूरी है। वर्षा का जो जल होता है वह जल शुद्ध जल माना जाता है। उसका हम लोगों को एक जगह रोकना चाहिए, उसको इकट्ठा करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आज हर तरफ देखिए मकान बन गए हैं, सड़क बन गए हैं, पक्का सब जगह बन गया है। तो होता क्या है, बारिश के समय में वो पानी क्या होता है, बारिश जैसे होता है तो वो पानी क्या होता है, बहते हुए नाला में गया, नाला से नदी में गया और नदी से सागर के खारे पानी में जाके मिल गया, यानी कि वो पानी हमारे लिए बेकार हो गया। अगर वो जल रिसेगा, जमीन के नीचे जाएगा रिस कर, तो वो जल हमारे लिए उपयोगी होगा। और हम लोग क्या करते हैं, भूमिगत जल का बहुत दुरुपयोग करते हैं।
हम लोगों को अगर नहाना है तो चापाकल चला रहे हैं तो चला रहे हैं, टुल्लू पंप चला दिए हैं तो चल ही रहा है। खेतों में पानी डालने के लिए पानी निकाल करके वेस्टेज बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी बह भी जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये वेस्ट हो रहा है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले दिनों में पानी वैसे अभी बिक रहा है, पीने का पानी बोतलों में बिक रहा है। आने वाले दिनों में इतना सा भी पानी हम लोगों को मीठा पानी नहीं मिलेगा, हम लोगों को पानी खरीदना ही पड़ेगा। और इसके लिए जल संरक्षण बहुत जरूरी है। तमिलनाडु में तो घर बनाने के समय में नक्शे में ये बनाना पड़ता है कि वाटर हार्वेस्टिंग करना है, यानी कि घर के ऊपर छत से एक पाइप को निकाल करके जमीन के नीचे डाल देना। जैसे कि कुआं हम लोग पंप बनाते हैं ना, तो ऐसे एक पंप जो है नीचे डाल देना ताकि बारिश का पानी जो छत पे बारिश हो वो पानी जो है पाइप के द्वारा जमीन के नीचे जो भूमिगत जल स्तर को बढ़ाए, जल स्तर का संरक्षण करे। और यही है जल का संरक्षण। चौथा जो प्रश्न है आपका, एल नीनो तथा ला नीना किस प्रकार भारत के मानसूनी हवाओं को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एल नीनो है क्या। एल नीनो एक गर्म धारा है जो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में पेरू नामक स्थान से शुरू होता है। ये शुरू होता है आपको क्रिसमस के समय में, दिसंबर में। इसीलिए एल नीनो को शिशु या बच्चा या बालक के नाम से भी जानते हैं, ईसा शिशु के नाम से भी इसे जानते हैं। ये क्या करता है कि सागर के जल के ऊपरी भाग के तापमान को बढ़ा देता है। तापमान बढ़ते ही, वैसे क्या है कि तापमान जब बढ़ेगा तो वो गर्म पानी नीचे जाएगा और नीचे का ठंडा पानी ऊपर रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है कि पानी जो है गर्म होगा लेकिन नीचे के पानी को ऊपर नहीं आने देगा। अब नीचे का पानी ऊपर आता है तो क्या होता है, नीचे का पानी जब ऊपर आता है तो अपने साथ बहुत सारा प्लैंकटन लेकर आता है। प्लैंकटन जो कि मछलियों का मुख्य भोजन है, तो वो जब ऊपर नहीं आ पाएगा तो नहीं ला पाएगा, जिसके कारण वहां पर बहुत मछलियां मर जाती हैं। बहुत मछलियां मर जाती हैं जिससे मछुआरे लोग भी परेशान हो जाते हैं और बहुत लोग परेशान हो जाते हैं आर्थिक स्थिति से भी। खैर, हमें भारत के बारे में पढ़ना है। तो ये जब गर्म हवा है धीरे धीरे प्रशांत महासागर के पश्चिम की ओर चलेंगी और बीच में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जब पहुंचेंगी तो वहां के तापमान को बढ़ा देंगी। वहां के जब तापमान को बढ़ा देंगी तो भारत में जो मानसून के समय मानसूनी हवा, उसको यहाँ से यहाँ आने में करीब 3 से 4 महीने लगता है एल नीनो को। यानी कि अप्रैल मई के करीब ये जो है बीच में चली जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में आ जाती है। और आपका हमारे भारत में मानसून जो है उसी समय प्रवेश करता है। क्यों प्रवेश करता है? क्योंकि उस समय भारतीय स्थल का तापमान अधिक रहता है सागर की तुलना में, इसलिए हवाएं जो हैं सागर से स्थल की ओर चलती हैं, तो आर्द्रताओं को भी बंगाल की खाड़ी से वो भारत के ओर ले जाती है और वहाँ वर्षा करती है। लेकिन अगर प्रशांत महासागर के बीच में तापमान अधिक हो गया तो ये हवाएं भारत में नहीं जाकर के ये प्रशांत महासागर की तरफ जाएंगे और प्रशांत महासागर में सागर के ऊपर खूब वर्षा होगा और उस समय भारत या भारत के आसपास का क्षेत्र शुष्क हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। यह है एल नीनो। ये 10 साल में 2 बार करीब आता ही है और यही कारण है कि भारत में करीब 10 साल में 2 बार भयंकर सूखा भी पड़ता है। ये एल नीनो जो है सिर्फ भारत के जलवायु को प्रभावित नहीं करती तो ये पूरे विश्व के जलवायु को, लेकिन हम लोग भारत के जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे इसलिए आपको भारत के जलवायु के बारे में ही बताएं। एल नीना क्या है? एल नीना ठीक इसका उल्टा है। वो क्या करता है कि प्रशांत महासागर के बीच में तापमान को एकदम कम कर देता है। तापमान को एकदम कम कर देगा तो उस समय भारत में क्या होगा, तापमान अधिक हो गया। भारत में जब तापमान अधिक हो गया तो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ आपका प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के
जो हवाएं हैं वो भी जो है भारत में प्रवेश करेंगी। तो वो भारत में प्रवेश करेंगी तो क्या होगा, भारत में खूब वर्षा होगी, और भारत में वर्षा अधिक होगी तो कृषि कार्य अधिक होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बारिश इतना अधिक हो जाता है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और वो कभी कभी घातक होता है। वैसे एल नीनो और एल नीना दोनों एकदम विपरीत है। एल नीनो भारत में सूखा लाता है और एल नीना भारत में वर्षा लाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया है, और अब आप लोग अपना एक्टिविटी टास्क शुरू कीजिए, और हो सके तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, दिखाइए। ठीक है।